सृष्टि का ये पूरा ताना बाना एक बहुत ही सूक्ष्म और कोमल धागे पर टिका है। वो धागा जो घर की चौखट से निकलकर कक्षा की उस छोटी सी डेस्क तक पहुंचता है और फिर धीरे धीरे पूरे समाज की व्यवस्था में घुल मिल जाता है। इसे कहीं अलग से खोजने की आवश्यकता नहीं। ये तो हर रिश्ते, हर कदम और हर समझदारी के पीछे शांत भाव से उपस्थित रहता है। माँ को जानो क्या क्या करती है पहचानो। सुबह सुबह जल्दी उठ जाती, मुझे उठाती और नहलाती, कंघी करके मुझे खिलाती, अपने संग माँ मुझे सुलाती, ममता और प्यार भी बरसाती, ममता और प्यार भी बरसाती। माँ को जानो क्या क्या करती है पहचानो। मध्यस्थ दर्शन जिसे सहअस्तित्व कहता है, वो कोई जटिल विचार नहीं है, बल्कि एक सरल अनुभव है कि सृष्टि में कोई भी इकाई अकेली नहीं है। सब एक दूसरे की पूरकता में जी रहे हैं और नारी तो उस पूरकता का सबसे सजीव और गहरा रूप है। वो केवल एक भूमिका नहीं निभाती, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का आधार बनती है, जिसके बिना हर रिश्ता अधूरा सा लगता है। समझना और जीना होते ही उसका लोक व्यापीकरण अपने आप होगा। हम देखने जाते हैं तो एग्जिस्टेंस कैसे है, अस्तित्व कैसे है, सह अस्तित्व के रूप में। वहाँ सब एक इकाई दूसरी इकाई के उपयोगिता पूरकता में सजे हुए हैं। कहीं छीना झपटी नहीं है, कहीं अपना पराया नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम देखते जा रहे हैं तो मानव में, हम मानव का पहचान मानव के रूप में होना चाहिए। अभी जो हमारे समाज में, हमारी परिवार में, सब जगह देख रहे हैं रूप पद धन बल के आधार पे पहचान है। तो उसको हम ये करके मानव के रूप में हमारी पहचान हो जाए, और मानव के रूप में पहचानना होते हैं तो व्यवहार में हमको कैसे जीना है, न्यायपूर्वक जीना है। जब कोई बच्चा पहली बार इस संसार को देखता है तो उसे माँ की आंखों में एक भरोसा मिलता है। माँ का वो निस्वार्थ स्नेह बच्चे के भीतर संस्कार की नींव रख देता है और फिर व्यवस्था और संवेदना की शुरुआत होती है। माँ अपने बच्चे को कोई भारी सिद्धांत नहीं सिखाती, वो तो बस अपने जीने के ढंग से ये समझा देती है कि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का भी नाम है। सच तो ये है कि माँ का वो सहज व्यवहार ही बच्चे की पहली पाठशाला बन जाता है। बच्चे का पहले मैं मानसिकता को जांचती हूँ, क्यों रो रहे हैं, और फिर जो रो रहे हैं तो उनका आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता को जब हम फील कर पाते हैं तो उसी हिसाब से प्रस्तुत होना होता है। जैसे कि बच्चे रो रहा है तो जैसे बच्चे रो रहे हैं तो वो क्यों रो रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि माँ के पास जाना है, घर जाना है, मुझे ये करना है। अगर उसको सेम वैसे माँ जैसे प्यार यहाँ मिलता है या घर जैसे वातावरण मिलता है तो बच्चे फिर देखता है कि अरे ये तो मेरा घर जैसा है, ये तो यहाँ तो फिर मेरे माँ जैसे लोग हैं। तो अपने आप में वो डर भय जो रहता है विद्यालय नहीं आने का, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर 10-12 दिन तक वो जांचता रहता है कि सही में ये लोग मुझे प्यार करते हैं या सही में ये मेरा घर जैसे है। फिर जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरा घर जैसे है, मेरे मम्मी जैसे है, तो फिर धीरे धीरे वो चुप हो जाते हैं। बच्चों को हम खाली बैठा के या लिखा के ही सिखाना है इस तरीके से नहीं, बल्कि एक्टिविटी के माध्यम से हम गेम खेल के, बोर्ड में हम कुछ ड्राइंग बना के, बच्चों को बैठा के खेल में, या लंच करते समय, वॉशरूम जाते समय, हैंड वॉश करते समय हम बच्चों को कितनी बारीकी से सिखा पाते हैं और उस शिक्षा को हम कैसे दे पाते हैं, इस पे हम लगे हुए हैं। बच्चा जब घर से निकलकर स्कूल की दुनिया में प्रवेश करता है तो वहाँ भी उसे विश्वास की ज़रूरत होती है।
रायपुर और अछोटी के अभिभावक विद्यालय में आकर देखिए, जब शिक्षिकाएं बच्चों के बीच होती हैं तो वहाँ डर या दबाव का कोई शोर नहीं होता। वहाँ तो केवल अपनापन होता है। एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की कोमलता होती है। कक्षा 5 तक का वो मासूम मन जब शिक्षिका के धैर्य, स्नेह और वात्सल्य को महसूस करता है तो उसके भीतर ये भरोसा घर कर जाता है कि वो सुरक्षित है। ये शिक्षा केवल अक्षरों की पहचान नहीं होती, ये तो एक नन्हे मन में जीवन की व्यवस्था का बीज रोपने जैसा काम होता है। सब दीदियों से मैंने काफ़ी कुछ ऐसा सीखा है कि कैसे बच्चों के साथ में पढ़ाना, उनको कैसे उनके साथ हैंडल करना, कैसे अपन धीरता के साथ में बच्चों के साथ में काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दीदी लोग से हम लोग सीखे हैं और वो बहुत प्यार से हम लोगों को धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सिखाएं और हम लोग उस चीज़ को सीखना चाहते थे, इसलिए सीख भी गए और वो दीदी लोग सिखाए इसलिए हम सीख भी गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी किसी विद्यालय में एज ए टीचर पढ़ाऊंगी, केवल अपने बच्चों को ही पढ़ाती रही। और जब अभिभावक विद्यालय से जुड़े तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये जो शिक्षा हमें मिल गई है मध्यस्थ दर्शन के द्वारा, तो क्यों ना ये शिक्षा सभी बच्चों तक जाए, तो क्यों केवल अपने 2 बच्चों को ही पढ़ाया जाए। और इसलिए मैंने अभिभावक विद्यालय में एज ए शिक्षिका के रूप में ज्वाइन किया। और अब मैं ये देख पाती हूँ कि मेरे केवल 2 बच्चे नहीं हैं, अब तो पूरे विद्यालय के सारे बच्चे मेरे अपने हैं। तो ये बहुत ही उपलब्धि जैसा लगता है, अद्भुत लगता है। कोई भी बीज जब समय के साथ अंकुरित होता है तो उसकी ऊर्जा दूर तक दिखाई देने लगती है। अमरकंटक में आयोजित स्तुषी सम्मेलन में ये अनुभूति बहुत गहराई से महसूस होती है। नर्मदा के उद्गम की उस शांत पवित्र धरती पर जब विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाएं एक साथ बैठती हैं, संवाद करती हैं, अनुभव बांटती हैं, तो वहाँ केवल कार्यक्रम नहीं होता बल्कि एक सामूहिक चेतना का उदय होता है। वहाँ नारी की उपस्थिति केवल संख्या नहीं होती, वो एक ऐसी संवेदनशील शक्ति बन जाती है जो सबके भीतर विश्वास जगाती है। उनके हर प्रयास में एक विशेष बात दिखाई देती है। वे व्यवस्था को केवल चलाती नहीं हैं, उससे अपने धैर्य, संवेदना और समझदारी से सींचती भी हैं। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। स्त्री और पुरुष के बीच वास्तव में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब नारी अपने बोध और आत्मविश्वास के साथ खड़ी होती है तो पुरुष का अहंकार भी सहज ही शांत हो जाता है। तब किसी को किसी से ऊपर होने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि नारी स्वयं व्यवस्था की धुरी बन जाती है। और जब घर के भीतर रिश्तों में ये संतुलन और न्याय उतर आता है तो वह 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहता। वो समाज, अर्थव्यवस्था, खेती और शिक्षा के क्षेत्र में फैल जाता है। तो सभी परिवार से ही हैं और परिवार में मिलके ही कुछ साथ साथ हो पाता है। चाहे आप कुछ कर रहे हैं, भैया लोगों की भागीदारी हम लोगों के साथ साथ होती है तो हम कुछ कर पाते हैं। दीदी लोग कुछ कर पाती हैं, पति का साथ है, परिवार का साथ है ना, तो वो कुछ कर पाती हैं। पूरकता के साथ ही जीना होता है, जो इसका नाम ही है अस्तित्व दर्शन, मतलब मध्यस्थ दर्शन का नाम ही है अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। जो जीना होगा वो साथ साथ होगा, अकेले में जीने का कार्यक्रम नहीं है। नारी को शक्ति कहा जाता है, लेकिन शायद वो शक्ति से भी बढ़कर
स्थिरता है, वो स्थिरता जो टूटते हुए रिश्तों को थाम लेती है, बिखरे हुए मन को सही दिशा देती है। उसे किसी एक दिन के जश्न की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर पल हर सांस में इस व्यवस्था को जीवित रखती है। ऐसे ही 10 वर्ष हुआ, हमारे अंदर ये आने लग गया था कि कहीं हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसको पकड़ के बैठ जाएंगे। तो एक प्रयास शुरू हुआ, और इसमें प्रयास में सामने वाले के प्रति भी मैं उनके भी पात्रता की बात करूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। तो 10 साल जो जितनी भी बहनों ने काम किया, प्रायः उस सभी परिवार के बच्चों ने इसको बहुत सहज स्वीकार किया। और पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रायपुर के 10-15 परिवार जो बाबा जी के सानिध्य में थे, जिन्होंने अभ्युदय संस्थान या फिर अभिभावक विद्यालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस परिवार के सभी बेटे बहू पोता पोती सब विद्यालय में अपनी भागीदारी निभाना शुरू कर दिए हैं। तो इस वर्ष एक बहुत तृप्तिदायक स्थिति ये लगी कि इस वर्ष का जो मूल्यांकन उत्सव हुआ उसमें पूरी हमारी नई पीढ़ी ने जिम्मेदारी ली थी। तो आइए आज के इस अवसर पर बस इतना सा एहसास अपने भीतर उतार लें। जब नारी अपनी पूरी चेतना और संवेदना के साथ खड़ी होती है तो वो किसी को चुनौती नहीं देती, वो केवल ये दिखाती है कि जीवन कैसे जिया जाता है, संबंध कैसे निभाए जाते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाया जाता है। क्योंकि सच तो यही है, सिर्फ होना ही पर्याप्त नहीं, व्यवस्था के केंद्र में होना ही जीवन की असली पूर्णता है। और नारी परस्पर पूरकता के भाव में जीती हुई व्यवस्था के केंद्र में होकर जीवन की असली पूर्णता को पा रही है। जो हमारे तीनों बच्चे इस अभिभावक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, और जो संस्कार है, जैसे गुरुकुल में हमने संस्कार पाया, वैसे ही संस्कार इस विद्यालय में दे रहे हैं। आप सभी को विश्व नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।